कि नहीं बनती? देखिए, बिल्कुल बनती है और ज़ाहिर बात है कि जो राज्य में सरकार है, जो कानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है और वाक़ई वो जवाब से बच नहीं सकते क्योंकि देखिए, ईडी के खिलाफ जैसा माहौल बनाया जा रहा है कि वो सिर्फ़ जो है विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई करे, विपक्षी दलों के नेताओं को ही। देखिए, जिस तरह से आज जो पश्चिम बंगाल में गुंडा राज देखने को मिला है, जाहिर है कि वहां की जो राज्य सरकार है वो आलोचनाओं का सामना तो करेगी ही करेगी। ईडी की टीम जिस तरह से छापेमारी करने के लिए पहुंची, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार में एक डर और खौफ जरूर सताया हो। शुक्रवार को ईडी के दर्जन भर अधिकारी पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में पहुंचे और वहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख के यहां ईडी को छापेमारी करनी थी। लेकिन ईडी की टीम जैसे ही छापेमारी करने पहुंची तो यहां पर टीएमसी समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया और यहां पर जो हमला हुआ वो केवल प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर ही नहीं बल्कि उनके साथ सुरक्षा के लिए पहुंचे केंद्रीय सुरक्षा बलों के यहां सैन्य अधिकारियों पर भी हुआ और हमला इतना भारी रहा जिसमें साफ तौर पर जो दृश्य निकल कर के सामने उसमें देखा जा सकता था कि ईडी अधिकारी खून में लथपथ हो गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहां पर राशन घोटाले को लेकर के। पश्चिम बंगाल में एक और घोटाला निकल कर के सामने आया है जिसमें यह बात लगातार बीजेपी के द्वारा कही जा रही है कि टीएमसी नेताओं ने जो राशन वितरण किया जाता है आम जनता को, उस राशन का करीब 30% हिस्सा खुले बाजार में बेच दिया, जिसके बाद यह मामला बढ़ता चला गया और इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के हाथों में जा पहुंची। और जब ईडी ने इस मामले की जांच के लिए शाहजहां शेख टीएमसी के एक नेता हैं उनसे पूछताछ करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद छापेमारी करने ईडी यहां पर पहुंची उनके घर, तो घर पहुंचते ही उन पर हमला हो गया और करीब 200 लोगों की भीड़ ईडी और यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर टूट पड़ी, जिसमें काफी यहां पर हताहत भी ईडी अधिकारी हुए हैं। ऐसे में कई सवाल है इस पूरे मुद्दे को लेकर जो अब उठ खड़े हुए हैं और सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अब वक्त के साथ गहरे होते जाने वाले हैं। इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने साथियों से लेंगे। यहां अमन जी से जानेंगे कि अमन जी, लगातार ईडी को लेकर यह बात कही जाती है कि विरोधी नेताओं को दबाने की कोशिश है, लेकिन जो दृश्य यहां पश्चिम बंगाल से सामने आए हैं जिस पे यहां साफ तौर पर देखने को मिला कि ईडी अधिकारी खून में लथपथ हो गए, इस तरह से उनके साथ वहां अभद्रता की गई है, तो ये किसे दबाने की कोशिश है? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह से मैं आपके प्रोग्राम में पहले ही बात कर चुका हूँ। देखिए, जो एजेंसियां हैं उनका काम होता है मामले की जांच करना और मामले की तह तक जाना, मामले का कह सकते हैं कि मामले को उजागर करना। लेकिन बीते दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि ईडी की जैसी इमेज बनाई जा रही है, तमाम सारे जो विपक्षी दल हैं, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर हम जेएमएम की बात करें जो झारखंड में, इसके अलावा हम बिहार की बात करें, कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ईडी जो है वो विपक्षी दलों के ऊपर ही सारी की सारी कार्रवाई कर रही है। और ऐसा ही कुछ इस मामले में भी देखने को मिलता है क्योंकि टीएमसी जो है वो के जो नेता हैं शाहजहां शेख, यही वजह है कहीं ना कहीं कि वो टीएमसी से हैं। तो क्या ईडी उनके खिलाफ गलत कार्रवाई कर रही थी? राशन का पूरा ये घोटाले का मामला है, तो ऐसे में क्या ईडी बाकी उनके खिलाफ ज्यादती कर रही थी? और यही पूरे मामले को देखते हुए वहाँ पर पत्थरबाजी हो जाती है ईडी अधिकारियों पर और कई उसमें घायल भी होते हैं। तो ये अपने आप में बेहद सोचनीय प्रश्न है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो उनकी खुद ईडी में सहयोगी है उसने भी इनके ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर तमाम तरह से हमला बोला है, क्योंकि इस तरह से अधिकारियों के ऊपर हमला होना अक्षय अपने आप में ये बहुत कुछ दर्शाता है कि क्या वाकई जो कानून का राज है अब वो वेस्ट बंगाल में ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी ने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये रोहिंग्यों का काम है, जो रोहिंग्या मुसलमान है उनका काम है, और ऐसे तमाम सारे आरोप उन्होंने लगा दिए टीएमसी के ऊपर। अब ममता बनर्जी के ऊपर पहले ही हम बात देख चुके हैं कि उनके ऊपर जो है मुस्लिमों के हितैषी और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगता रहा है। तो ये एक और मामला उसी कड़ी में देखने को मिल रहा है कि अब क्या उनके समर्थक या उनकी पार्टी के नेता अब इतने खूंखार हो गए हैं कि जो ईडी अधिकारी हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उनके ऊपर भी हमला करने से नहीं चूकते। आप वीडियो में देख रहे हैं जिस तरह से उनके कह सकते हैं कि उनके साथ मार पिटाई की गई, उनके ऊपर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई है। ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वेस्ट बंगाल में वाकई कोई अब कानून नाम की चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, और क्या वाकई इस तरह से
ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर ये हमले होते रहेंगे। तो कई तरह के सवाल और बीजेपी लगातार इनके कह सकते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ जो है हमले बोल रही है, लगातार बयान दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी उनको घेरने का काम किया है। अमन जी, जिस देश में बैठकर ये सरकार चला रहे हैं उस देश की सुरक्षा इसी तरह के सैन्य अधिकारी चारों ओर से कर रहे हैं, उन पर हमला होता है, जानलेवा हमला होता है, क्या जवाबदेही राज्य सरकार की नहीं बनती? क्या जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं बनती? देखिए, बिल्कुल बनती है और जाहिर बात है कि जो राज्य में सरकार है, जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है और बाकी वो जवाब से बच नहीं सकते। क्योंकि देखिए, ईडी के खिलाफ जैसा माहौल बनाया जा रहा है कि वो सिर्फ जो है विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई करे, विपक्षी दलों के नेताओं को ही पकड़ के जेल में डाल रही है, तो उससे भी कहने के लोग जो है उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या ईडी जो है वो बीजेपी की एक कठपुतली बन गई है? क्या बीजेपी जो है एक तरीके से ईडी को इस्तेमाल कर रही है? और ये लगातार जिस तरह से हो रहा है उसके बाद अब मुझे लगता है ज़मीनी स्तर पर ईडी के खिलाफ जो है मामला उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है उसमें सीधे तौर पर टीएमसी कहीं ना कहीं जो है सवालों के घेरे में है और ईडी के ऊपर अब कह सकते हैं जो हमला हुआ है उसको लेकर टीएमसी जो प्रमुख हैं और मुख्यमंत्री हैं एक तरीके से वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, उनके ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारी है। किस तरह से इस मामले पर जवाबदेही तय करती हैं और क्या कहती हुई नजर आती है, क्योंकि सीधे तौर पर ये उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है और उनकी पार्टी के लोगों के द्वारा हमला किए जाने का मामला है। तो अब इसमें वो क्या सफाई पेश करती हैं और इसमें आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखना जरूरी होगा। बिल्कुल, यहाँ पर अभी देखना जरूरी होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर होती नजर आती है। लेकिन जिस तरह से ये मामला निकल करके सामने आया है और जो स्थिति यहाँ पर थी, जिस मामले को लेकर के ईडी अधिकारी यहाँ शाहजहां शेख के घर पहुंचे थे, सीधे तौर पर उनके यहाँ छापेमारी होनी थी और जो मामला था यहाँ पर राशन घोटाले का, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर उछल करके निकल करके सामने आया है। और जिस तरह से लगातार ही ये आरोप टीएमसी अधिकारी पर लगे, माफ कीजिएगा, जिस तरह से यहाँ पर ये आरोप लगातार ही टीएमसी के नेताओं पर लगे हैं कि यहाँ पर करीब 30% जो राशन है, राशन वितरण प्रणाली के तहत जो आता है, उसमें से यहाँ पर राशन को खुले बाजार में बेच दिया गया यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर ये बीजेपी ने पूरी तरीके से घेरा है। ऐसे में प्रांशी यहाँ पर है, प्रांशी से जानेंगे कि प्रांशी, जिस तरह से ये पूरा मामला निकल कर के सामने आया है और इस मामले पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है और बिल्कुल लोकतंत्र भी धराशायी हो चुका है। क्या इसका मतलब ये है कि बिल्कुल जो राज्य की स्थिति है कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है ममता सरकार में? देखिए, जिस तरह से आज जो पश्चिम बंगाल में गुंडा राज देखने को मिला है, जाहिर है कि वहां की जो राज्य सरकार है वो आलोचनाओं का सामना तो करेगी करेगी। ईडी की टीम जिस तरह से छापेमारी करने के लिए पहुंची, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार में एक डर और खौफ जरूर सताया होगा। अगर वो डर और खौफ नहीं था तो आखिरकार ईडी पर हमला क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल उठता ही है। तो ऐसे में देखा जाए राज्य की सरकार पर लगातार सवाल उठते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ईडी की जो छापेमारी देखने को मिल रही है वो लगातार तमाम विपक्षी दलों के नेताओं पर देखने को मिल रही है। हमने देखा कि केजरीवाल सरकार पर जिस तरीके से दिल्ली शराब नीति घोटाले के चलते यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी ही तरफ हमने ये भी देखा है कि खनन घोटाले में हेमंत सोरेन की सरकार भी फंसी हुई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बारी आती हुई नजर आ रही थी सरकार की, तो कहीं ना कहीं एक वो डर और खौफ वहां पर भी सताता हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल, यहाँ पर डर और खौफ नेताओं को सताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरह से हमला यहाँ पर हुआ है, ईडी के अधिकारियों पर हमला यहाँ पर जिस तरह से हुआ है यहाँ पर साथ सुरक्षा बलों पर, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सवाल उठाता है। अबरार से जानेंगे कि अबरार, अगर नेता को ये डर है कि मेरे यहाँ छापेमारी है, छापेमारी के बाद मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, क्या इसका मतलब ये निकलता है कि समर्थकों से जो अधिकारी आ रहे हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल साथ में आ रहे हैं, उन पर इस तरह से हमला करा दिया जाए? देखिए, पश्चिम बंगाल में ये घटना आज पहली बार नहीं घटी है। इससे पहले भी जब भी केंद्र की एजेंसियां वहां पहुंचती रही हैं, उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार रहा है ये हमने देखा है लगातार, चाहे वो 2019 के चुनाव के समय हो या फिर ममता बनर्जी के खास अधिकारी को जब जो है वहाँ पर केंद्र की टीम वहाँ पर कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने गई थी, उस समय किस तरीके से ममता बनर्जी जो है वहाँ पर धरने पर बैठ गई थी। तो ये कोई शहजाद शेख का कारनामा नहीं है, ये पूरे राज्य में जो तंत्र चल रहा है ममता बनर्जी का, उसका कारनामा है। और जब सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठी हुई नेता ममता बनर्जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब उनका रवैया जो है केंद्र की एजेंसियों को लेकर के इस तरीके का रहता है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे के तमाम नेता वही रवैया का इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार एक और जो है बड़ी उम्मीद से कहीं ना कहीं देख रही है कि वहाँ पर लोकसभा चुनाव में 18 से जो है डबल सीटें जो है हासिल की जाए। तो मुझे लगता है कि इस मामले को कहीं ना कहीं होने के बाद अब भाजपा को एक बना बनाया मौका मिल गया है
कि टीएमसी को कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया जाए और ख़ास तौर से अब हो सकता है कि इस पर जांच भी बैठा दी जाए, क्योंकि ये घटना वाकई जो है आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्य घटना है। क्योंकि अगर वहाँ पर टीम पहुँची तो जांच पड़ताल में सहयोग देना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है, कई लोग जो हताहत भी हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ममता बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति में परेशान करने वाला हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए जो ये घटना घटी है परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को और एक मुद्दा मिल गया है यहाँ पर, या कहें कि बीजेपी जिस तरह से लगातार ये चीज कहती आ रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी राज में कानून राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बिल्कुल राज्य में गुंडा राज की स्थिति है, लगातार बीजेपी ये आरोप लगाती है और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी के इस आरोप को और भी ज्यादा हवा यहाँ पर कांग्रेस देती है। जिस तरह से इस मामले पर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी का भी बयान निकल करके सामने आया है। ऐसे में अब 2024 के लोकसभा चुनावों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 35 पर अपना लक्ष्य मानकर चल रही है, 35 सीटों को साधने का कहीं ना कहीं लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। ऐसे में उन 35 सीटों को साधने के लिए बीजेपी को यह मुद्दा काफी ज्यादा आगे ले जाने वाला है और बीजेपी को 35 सीटों में यह काफी ज्यादा मदद भी साबित करता नजर आएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या यही स्थिति बंगाल में चलती और चली जाएगी, या इसमें कुछ यहां पर बदलाव देखने को मिलेगा, या यहां पर ममता बनर्जी कोई ऐसा एक्शन लेती नजर आएंगी अपने ही नेताओं पर, या इस पूरी प्रक्रिया पर क्या कुछ यहां ममता बनर्जी की यहां पर प्रतिक्रिया आ सकती है? इस पर अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे SPN9।